नमस्कार। दिन भर के देश और राजनीति हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल। आज बुलेटिन में बात होगी गांदरबल आतंकी हमले पर राहुल गांधी के बयान की, सीएम नीतीश और दीपा मांझी की मुलाकात की, देखेंगे लेसी सिंह की ग्राम गौरव यात्रा, प्रशांत किशोर की पहली चुनावी लड़ाई में कहां हो गई चूक, बात करेंगे AIMIM की एंट्री से क्या बढ़ेगी चुनावी जद्दोजहद, धर्मा प्रोडक्शन में क्या वाकई हो रही है आधार पूनावाला की एंट्री। तो चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। आजसू पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने पहले 8 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, वहीं रामगढ़ से सुनीता चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि ये घोषणा सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद की गई। इसके अलावा पार्टी ने नीरू शांति भगत को लोहरदगा, लंबोदर महतो को गोमिया, रामचंद्र सहिस को जुगसलाई, निर्मल महतो को मांडू, हरिलाल महतो को ईचागढ़ और अजहर इस्लाम को पाकुड़ से प्रत्याशी बनाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया और NDA गठबंधनों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजसू को 10, जदयू को 2 और लोजपा R को 1 सीट दी गई है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चतरा विधानसभा सीट से जनार्दन पासवान को उम्मीदवार घोषित किया और भरोसा जताया कि वे इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को एक बार फिर से झकझोर दिया है। इस हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों सहित कई निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, जिसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध बताया है। राहुल गांधी ने शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का ये दुस्साहस जम्मू कश्मीर में विकास के प्रयासों और लोगों के विश्वास को कभी नहीं तोड़ पाएगा। बिहार का राजनीतिक तापमान इस समय काफी बढ़ गया है, खासकर जब भाकपा माले की बदलो बिहार न्याय यात्रा टिकारी पहुंची। डाक बंगला परिसर में आयोजित सभा में महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने नीतीश कुमार की NDA सरकार को जमकर निशाने पर लिया। भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में लंबे समय से NDA का शासन चल रहा है, लेकिन बुनियादी सवालों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार गरीबों को राहत देने में नाकाम रही है। इसके साथ उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान सांसद पप्पू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर गिरिराज यात्रा करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर अमन और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उन्हें लाशों पर से गुजरना होगा। इस पर अब गिरिराज सिंह ने कहा कि पूर्णिया में लोग कह रहे हैं कि मेरी लाश से गुजरना होगा, लेकिन मैं लाश पर नहीं बल्कि जिंदा लोगों की छाती से होकर यात्रा पर निकला हूँ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकवादियों ने बिहार के 3 मजदूरों समेत 7 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना की जिम्मेदारी TRF ने ली है, जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने इसे निंदनीय बताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को उजागर किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं है और दोषियों को कठोर सजा दी जानी चाहिए। बिहार के 4 विधानसभा सीटों रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज और तरारी पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। NDA में बीजेपी 2 सीटों रामगढ़ और तरारी, जदयू 1 सीट बेलागंज और हम पार्टी 1 सीट इमामगंज पर चुनावी मैदान में उतर रही है। हम पार्टी ने इमामगंज से दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाते ही उन्हें CM नीतीश कुमार से मिलने भेजा, जहां उन्होंने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से मंत्री लेसी सिंह ने ग्राम गौरव यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा चरणबद्ध तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी और इसका समापन गुरुवार को होगा। मंत्री ने कहा कि ये एक पूर्णतः सामाजिक अभियान है, जिसमें आम जन की भागीदारी आवश्यक होगी। यात्रा की शुरुआत मीरगंज लिबरे स्थित पुल के निकट पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय राम नारायण मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। प्रशांत किशोर ने अपनी पहली चुनावी लड़ाई में एक बड़ी गलती की है। उन्होंने तरारी विधानसभा के उपचुनाव के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन ये निर्णय संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ साबित हुआ। कृष्ण सिंह मूल रूप से भोजपुर के निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में दिल्ली में निवास कर रहे हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में दिल्ली का है। संविधान के अनुसार केवल वही व्यक्ति किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है जो उस राज्य का निवासी हो।
बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम ने अपनी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। पार्टी के एकमात्र विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने चारों सीटों पर प्रत्याशी देने की घोषणा की है। इससे चुनावी मैदान चतुष्कोणीय हो जाएगा, जो महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। वहीं एनडीए के सामने जनसुराज पार्टी के बढ़ते प्रभाव से मुश्किलें और बढ़ेंगी। इस स्थिति में चुनावी समीकरण स्पष्ट है। ये लड़ाई किसी एक दल या गठबंधन के लिए आसान नहीं होगी, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई कैबिनेट का गठन किया है, जिसमें गृह और वित्त विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं। 14 मंत्रियों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जैसे कि अनिल विज को श्रम, ऊर्जा और परिवहन, आरती सिंह राव को स्वास्थ्य और श्रुति चौधरी को महिला और बाल विकास। बीजेपी ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आदार पूनावाला एक नई दिशा में कदम रखने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी कंपनी सीरीन प्रोडक्शन फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में 1000 करोड़ रुपए में 50% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। इस समझौते के तहत करण जौहर के पास धर्मा प्रोडक्शन की बाकी 50% हिस्सेदारी रहेगी और वे कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहेंगे। अपूर्वा मेहता, जो पहले से ही कंपनी के CEO हैं, अपनी भूमिका में बनी रहेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस ने सपा पर अधिक सीटों की मांग को लेकर दबाव डालना शुरू कर दिया है, खासकर जब सपा ने यूपी उपचुनाव में केवल 2 सीटें प्रस्तावित की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि सीटों का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा, लेकिन पार्टी यूपी में संगठन को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। कांग्रेस 2 से अधिक सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, जबकि सपा केवल 2 सीटें देने के संकेत दे रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े 16 बच्चे पैदा करें। सीएम ने ये बात चेन्नई में हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती बोर्ड की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही, जहां 31 जोड़ों की शादी कराई गई थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम स्टालिन ने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े 16 तरह की संपत्ति के बजाय 16 बच्चे पैदा करें। सोमवार को तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने कहा कि करहल की जनता ने हमेशा समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी लाभ के लिए जानबूझकर दंगे करवाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के फैसले सभी न्याय संगत नहीं रहे हैं और उनका ध्यान जो है सिर्फ जमीनों पर कब्जा करने पर है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 अक्टूबर को 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इस सूची में धुले शहर, देवली, अचलपुर, नाला सोपारा और उरण जैसी 5 सीटें शामिल हैं, जो पहले शिवसेना का गढ़ रही हैं। महायुति गठबंधन में शामिल एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने इन सीटों को बीजेपी के लिए छोड़ दिया है। यदि उद्धव ठाकरे की शिवसेना इन सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो बीजेपी और ठाकरे गुट के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज दिल्ली में पीएम मोदी की एजुकेशनल डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणियों के चलते मानहानि का आरोप झेल रहे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अब उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में क्या कदम उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी की याचिका पर 10 दिन के भीतर सुनवाई करने का आग्रह किया है। इरफान सोलंकी, जो कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से पूर्व विधायक हैं, उनको एक आपराधिक मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। अब उस सीट पर होने वाले आगामी चुनाव के मद्देनजर इरफान सोलंकी अपनी दोष सिद्धि पर रोक चाहते हैं, ताकि वे चुनाव में भाग ले सके। इधर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस हाईकमान से बातचीत चल रही है और आज शाम तक इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राउत ने कहा कि सभी पार्टियों को थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है और उन्होंने कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी बताया जो बीजेपी से बड़ी है। जदयू नेता खालिद अनवर के बाद अब कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निशाना साधा है। कहा कि गिरिराज सिंह की यात्रा देश को अराजकता की ओर ले जा रही है। मुझे शक होता है कि गिरिराज को किसी विदेशी ताकत ने सुपारी तो नहीं दी है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब केवल 1 महीने का समय रह गया है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए एक व्यापक संपर्क कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य भर में बनाई गई टोलियों ने अपने अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा दी है। ये टोली जो है 5 से 10 लोगों के छोटे समूहों में बैठकें आयोजित कर रही हैं, जहां मोहल्लों के परिवारों से संवाद किया जा रहा है। तो खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए सियासी पिच। नमस्कार।